हेलो नीट एस्पायरेंट, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। अभी तक हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के 2 लेक्चर पढ़ लिए थे। आज हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के 3rd लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप इस लेक्चर को पूरा देखते हो तो एग्जाम में इस लेक्चर से आपको 4 to 6 क्वेश्चन एज देखने को मिलेंगे। मैं गौरव राठौर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अकेड एक्सेल पर, जहां पे आपको बेहतर से बेहतर फैकल्टी और कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिएगा, आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पार्ट 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के लेक्चर से आपको क्या शैक्षणिक उद्देश्य प्राप्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हम बात करेंगे पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे बायोरिएक्टर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के बारे में। अभी तक हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए थे। 2 लेक्चर के अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जाना, रिकॉम्बिनेंट के बारे में जाना, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में हमने बात की है, वेक्टर के बारे में हमने बात की है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी के कौन सी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। आज हम बात करेंगे पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, बात करेंगे बायोरिएक्टर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के बारे में। तो स्टार्ट करें लेक्चर को। अरे यस की नो? चले स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अब देखो, ये आई काम की चीज, काफी काम की चीज। क्या है? एनालिसिस है। हर लेक्चर में बताता हूं, फिर से देख लो। मेहनत करो, राइट डायरेक्शन में करो। बार बार बोलता हूं, स्मार्ट वर्क करो। यह है स्मार्ट वर्क। इधर देखो, क्या 2024 में बायोटेक्नोलॉजी से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन आया, क्लोनिंग वेक्टर से आया, बायोरिएक्टर से आया, पीबीआर से आया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ भी क्वेश्चन आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यानी कि 2026 में भी आ सकता है। अरे संभावना है या नहीं? है संभावना। अब इधर देखो, क्लोनिंग वेक्टर से क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये क्वेश्चन 2026 में 25 में पूछा जाएगा। बातें समझ में आ रही है? इधर देखो, पीवीआर 322 क्वेश्चन 2024 में आया है, ठीक है। बात करते हैं तो 2021 में भी आया है, तो फिर से आ सकता है। इस प्रकार से एनालिसिस करो, ठीक है। मेहनत करो, लेकिन एक सही डायरेक्शन में करो। जहां से क्वेश्चन फंसते हैं उस टॉपिक को बिल्कुल रट लेंगे, घोट लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, देखिएगा, AINTS यानी कि ऑल इंडिया नीट टेस्ट सीरीज, जहां पे हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको 30 चैप्टर वाइज टेस्ट, 50 पार्ट टेस्ट, 5 यूनिट वाइज टेस्ट एंड 10 फुल सिलेबस टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही हम आपको मास्टर नीट फास्ट ट्रैक मास्टर क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको वन शॉट क्विक रिवीजन में हेल्प करेगी। मुझे पता है बच्चे सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते हैं, टेस्ट पेपर नहीं लगा पाते हैं, उस वजह से उनके मार्क्स नहीं आते हैं। तो मैं नहीं चाहता आपके कम मार्क्स आए। तो आप क्या करो, एक नीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, हमारी कर लो, किसी और की ज्वाइन कर लो, है ना। नीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका फ्लो बनेगा। बातें समझ में आ रही है? आप सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे, अपने वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पहचान पाओगे, ठीक है। और नीट फास्ट ट्रैक मास्टर क्लास क्या करेगी? आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। किस में हेल्प करेगी? रिवीजन में हेल्प करेगी। इतनी बातें समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है? अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ध्यान से सुनिएगा जो बातें बताने वाला हूं। अभी तक हमने किस किस बारे में बात की है? अभी तक हमने बात की है डिजायरेबल जीन, प्लाज्मिड, वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, सेलेक्टेबल मार्कर, लेक ऑपरेंट, पीवीआर 322, ORI। ये सब बातें याद आई है? अब हम बात करेंगे इन सारे अभी तक जो हम पढ़ के आए ना, सारी प्रोसेस को, उनको एक सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। अभी हम प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के सारे प्रोसेस को एक सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। ऊपर हमने सबके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली कि प्लाज्मिड से डिजायरेबल जीन जुड़ता है। जीन कहाँ से आता है? डीएनए का फ्रेगमेंट होता है, जिसे हम सेलेक्ट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर उसका हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं, उसे हम वेक्टर से जोड़ते हैं, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। सेलेक्टिव मार्कर ये बताने में हेल्प करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं, किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्या वह रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्या वह नॉन रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये सभी बातें हम जानेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। एक एक लाइन को, वही अपना तरीका है, एक एक लाइन को रीड करेंगे, एक एक लाइन को समझाएंगे, ओके। इधर देखो,
recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence such as isolation of DNA। ठीक है, सारी स्टेप देखिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होती है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम बात करें किसकी? रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है? आपको डिजायरेबल जीन को सेलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले आपको डिजायरेबल जीन को सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? डिजायरेबल जीन को सेलेक्ट करना पड़ता है। उससे पहले आपको आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना पड़ेगा। एक सेल होती है, इधर देखो यार, आराम से देखो। एक सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है, प्रोटीन्स भी होती है। तो कहीं ना कहीं हमें किससे मतलब है? हमें तो डीएनए से मतलब है, हमें तो जीन से मतलब है। तो हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे। फिर उसके बाद हम फ्रेगमेंट बनाएंगे डीएनए के। फिर हम डिजायरेबल जीन को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम डिजायरेबल वेक्टर को सेलेक्ट करेंगे। अब हम जोड़ देंगे जीन और वेक्टर को, हम रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे। फिर उस रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे किसी भी बैक्टीरिया की बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में। क्या करवाएंगे? ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वह ट्रांसफॉर्मेंट का ग्रोथ को देखेंगे हम उस ऑर्गेनिज्म में। उसकी कई सारी मल्टीपल कॉपी बनाएंगे, उसकी कई सारी मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। अभी तो आप एक एक स्टेप को समझ के हुए चलते हैं। क्या कि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम बात कर रहे हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले तो हम सेल से डीएनए को निकालेंगे, फिर डीएनए के फ्रेगमेंट बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर होती है, बताया था पहले भी, काटेगी। थर्ड स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन। और जब वो फ्रेगमेंट होंगे ना, उस फ्रेगमेंट में से हम डिजायरेबल जीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम डिजायरेबल जीन के फ्रेगमेंट को अलग करेंगे। आगे बात करते हैं। ठीक है, फिर हम करेंगे लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर। फोर्थ प्रोसेस क्या होती है? लाइगेशन ऑफ डीएनए। लाइगेशन ऑफ डीएनए, लाइगेशन ऑफ डीएनए या जीन विद वेक्टर। फिर हम बात करेंगे फिफ्थ प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। फिर हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वी ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट इनटू द ऑर्गेनिज्म या इनटू द एस्चेरिचिया कोलाई या इनटू द बैक्टीरिया, इनटू द होस्ट। कल्चरिंग द होस्ट सेल इन ए मीडियम एट लार्ज स्केल। फिर हम क्या करेंगे? होस्ट के अंदर कल्चरिंग द होस्ट सेल, फिर हम होस्ट की सेल को लार्ज स्केल पे क्या करेंगे? कल्चर करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायरेबल प्रोडक्ट, फिर उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेट अस एग्जामिन ईच ऑफ दिस स्टेप इन सम डिटेल। अब हम एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सभी बातें मैं बता चुका हूं, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Recall that nucleic acid is the genetic material of the all organism without exception. In majority of organism, this is deoxyribonucleic acid. ठीक है, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। In order to cut the DNA with restriction enzyme, it need to be in pure form. यदि आप डीएनए को काटना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसकी प्योर फॉर्म लेनी होगी। ठीक है, इट नीड टू बी इन अ प्योर फॉर्म, क्योंकि डीएनए के न्यूक्लियस में प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है। तो हमें तो डीएनए से मतलब है, तो डीएनए की प्योर फॉर्म हमें चाहिए। प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन। Since the DNA is enclosed within the membrane, we have to break the cells open to release. हमें सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा अगर आप न्यूक्लियस को, डीएनए को निकालना चाहते हैं। DNA along with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharide and also lipid. This can be achieved by treating the bacterial cell, plant or animal tissue with enzymes such as lysozyme, cellulase, chitinase. You may that genes are located on long molecule of DNA. ठीक है, सीधी सी बात है। इधर देख लो, आराम से समझो। इधर देखो फटाफट से। सर हाँ, इधर देखो, सेल है। हाँ सर, सेल है। सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, न्यूक्लियस में आरएनए है, न्यूक्लियस में आरएन राइबोसोम है, प्रोटीन है, मान लीजिए दिस इज प्रोटीन, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, अलग मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए? हमें तो जीन चाहिए। जीन कहाँ से मिलेगी? डीएनए के न्यूक्लियस से।
तो हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, इसे ट्रीट करेंगे किससे, अगर ये प्लांट सेल होगी, ठीक है, तो इसे सेल्यूलेज एंजाइम से ट्रीट करेंगे, क्योंकि सेल्यूलेज एंजाइम सेल्यूलोज की वॉल को ब्रेक करने में हेल्प करता है। हमें सेल वॉल ब्रेक करनी है। अगर यह बैक्टीरिया की सेल होगी, अगर यह बैक्टीरिया की सेल होगी तो हमें लाइसोजाइम की नीड होगी। किसकी नीड होगी, लाइसोजाइम की नीड होगी। यदि अगर फंगल सेल होगी, क्या सेल होगी, अगर ये फंगल की सेल होगी तो हमें काइटिनेज की नीड होगी, क्योंकि फंगल की सेल वाल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। बातें समझ में आ रही है। प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, इसलिए हमें सेल्यूलेज की नीड होती है। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, इसलिए हमें लाइसोजाइम एंजाइम की हेल्प होती है। और फंगल की सेल काइटिन की बनी होती है, इसलिए हमें काइटिनेज एंजाइम की नीड होती है। सेल वॉल को ब्रेक करना है, अरे सेल वॉल को ब्रेक करना है ना, तो हमें इनकी सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए इन एंजाइम की नीड होगी। अब हमने क्या किया, ये इस सेल को इनसे ट्रीट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए हमने प्लांट सेल ली, तो हम इसे सेल्यूलेज से ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, हमने इसको ट्रीट कर दिया। अब इसमें क्या है, ऐसे समझिएगा। अब इस सॉल्यूशन को, इस सैंपल को हम किस में ले लेंगे, इस बीकर में ले लेंगे। इस सॉल्यूशन को हम किस में ले लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। ले लिया, तो इस टेस्ट ट्यूब में हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियस भी मिलेगा। इस टेस्ट ट्यूब में हमें प्रोटीन भी मिलेगा। बातें समझना, ठीक है। प्रोटीन भी मिलेगा, हमें न्यूक्लियस भी मिलेगा, ठीक है। अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स भी मिलेंगे, ठीक है। आरएनए भी मिलेंगे, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ मतलब किससे है, मुझे सिर्फ डीएनए से मतलब है। तो मैं यहाँ पे प्रोटीएज, मैं यहाँ पे आरएनएज, इसको प्रोटीएज और आरएनएज से ट्रीट करूंगा, क्योंकि प्रोटीन विल ब्रेक, प्रोटीएज विल ब्रेक प्रोटीन, आरएनएज विल ब्रेक आरएनए एंजाइम। मुझे सिर्फ न्यूक्लियस चाहिए, मुझे सिर्फ डीएनए चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ डीएनए चाहिए, मुझे और किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि डीएनए में डिजायरेबल जीन होती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएज डालूंगा, मुझे आरएनए भी हटाना है तो मैं आरएनए इसमें डालूंगा। तो अब इस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ क्या रहेगा, आपका डीएनए रहेगा। क्या रहेगा, बस डीएनए रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें डीएनए रहेगा। वैसे तो मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं प्रोटीन और आरएनए क्या हो जाएंगे, नीचे की ओर चले जाएंगे, प्रोटीन एंड आरएनए, दिस इज प्रोटीन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन एंड दिस इज आरएनए, दिस इज आरएनए। देखिएगा, जब हम प्रोटीन और आरएनए का ब्रेकडाउन करते हैं प्रोटीएज और आरएनए से, तो ये तली में जम जाते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में नीचे की ओर बैठ जाते हैं। बातें समझ में आ रही है। जब मैं प्रोटीएज और आरएनए से इसको ट्रीट करूंगा, प्रोटीन और आरएनए को, ठीक है, तब यह तली में जम जाएंगे, बैठ जाएंगे, और आपका डीएनए ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। अब मैं इसमें चिल्ड एथेनॉल डालूंगा। क्या डालूंगा, चिल्ड एथेनॉल, एथेनॉल। लगाओ स्टार मार्क, पीवाईक्यू आता है, क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, लगा लो फटाफट से। चिल्ड एथेनॉल से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। तो आपको ऊपर की ओर ये इस प्रकार से डीएनए कंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड डीएनए, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और एक और बात सुनो, जब मैं आरएनए और प्रोटीन को आरएनएज और प्रोटीन से ट्रीट करता हूं, उसके बाद हम एक प्रोसेस करते हैं, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूजन, क्या करता हूं मैं, सेंट्रीफ्यूजन करता हूं, एक प्रोसेस करता हूं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस करता हूं, सेंट्रीफ्यूजन एक प्रोसेस करता हूं। कौन सी प्रोसेस करता हूं, सेंट्रीफ्यूजन। जब मैं आरएनए और प्रोटीन को आरएनएज और प्रोटीन से ट्रीट करता हूं, उस कंडीशन में आरएनए का ब्रेकडाउन हो जाता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके बाद में प्रोसेस करता हूं जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूजन। उसमें क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल ऊपर की ओर चले जाते हैं, और जो ब्रेकडाउन हुए आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल नीचे की ओर बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे की ओर बैठ जाते हैं, ओके। अब मैं क्या करूंगा, चिल्ड एथेनॉल से क्या करूंगा, चिल्ड एथेनॉल क्या करता है, कंडेंस कर देता है डीएनए को। मुझे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है,
अरे मुझे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, इस वजह से मैं क्या करूंगा, चिल्ड एथेनॉल मिलाऊंगा, जिससे आपका डीएनए कंडेंस हो जाएगा। डीएनए कंडेंस हो जाएगा या प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट डीएनए, प्रेसिपिटेट डीएनए। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब ये डीएनए प्रेसिपिटेट हो चुका है, डीएनए प्रेसिपिटेट हो चुका है। अब मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, यहाँ से क्या कर लूंगा, एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बताइए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पूलिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए, जिसे मैं क्या कहता हूं, स्पूलिंग। क्वेश्चन आता है, लगाओ स्टार मार्क, जहां पे स्टार मार्क है ना वहां पे आपको याद रखना है पूरी प्रोसेस। अब मैंने क्या किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया एक्सट्रैक्ट, बातें समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे हम आगे देखो, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस डीएनए को, दिस इज डीएनए, इस डीएनए को ट्रीट करूंगा, या कि इस डीएनए को कट करूंगा विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से मैं इसे ट्रीट करूंगा। इससे इस डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बन जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, डीएनए को अलग कर लिया, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली मॉलिक्यूलर सीजर होती है। क्या होती है, मॉलिक्यूलर सीजर होती है। क्या होती है, मॉलिक्यूलर सीजर होती है, जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटती है। ठीक है, मुझे पता है आपको कुछ किसी और की याद आ रही है, इधर सुनो चुपचाप। डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, ठीक है, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, जिससे उसके फ्रेगमेंट बन जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें चूज करना है, चुनाव करना है, किसका, चूज ऑफ डिजायरेबल फ्रेगमेंट, जिसे हम जीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। हमें क्या करना है, डिजायरेबल जीन या डिजायरेबल फ्रेगमेंट का चुनाव करना है। ठीक है, इसके लिए एक प्रोसेस होती है, उसका नाम बताइए। इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, किसका, आपके डिजायरेबल जीन का। इधर देखो किससे होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इधर देखो आराम से। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ऊपर की ओर वेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ पिपेट हम इसमें डीएनए को डालते हैं। बाय द हेल्प ऑफ पिपेट हम इसमें डीएनए एंड मॉलिक्यूलर मार्कर को डालते हैं। ठीक है, इस डीएनए को डालेंगे। ठीक है, इसमें एग्रोस जेल भरा होता है। क्या होता है, एग्रोस जेल, बता चुका हूँ लास्ट क्लास में ना, इसमें एग्रोस जेल भरा होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होते हैं, एग्रोस जेल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से सीविंग इफेक्ट बनता है। क्या बनता है, सीविंग इफेक्ट, जिसकी वजह से डीएनए आपके नेगेटिव से पॉजिटिव कैथोड की ओर जाने लगते हैं। इधर आपके एनोड होती है, इधर आपके कैथोड होता है। ठीक है, डीएनए नेगेटिव चार्ज की होने की वजह से, डीएनए के नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं, उस वजह से आपका डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और हम देखते हैं पीछे की ओर आपके बड़े बड़े फ्रेगमेंट आपको देखने को मिलते हैं, और आगे की ओर आपको डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऊपर साइड में वेल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ऊपर साइड में जो पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और नीचे साइड में पोर्स छोटे होते हैं। इस वजह से डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट हमें किस साइड देखने को मिलते हैं, टुवर्ड्स द एनोड देखने को मिलते हैं। ठीक है, और देखिएगा जब हम मॉलिक्यूलर मार्कर इस पिपेट से हम क्या करते हैं, इस पिपेट से हम मॉलिक्यूलर मार्कर को डालते हैं, जिसके ऑलरेडी हमें नंबर ऑफ बेस पेयर पता है। ठीक है, इसमें ऐसे फ्रेगमेंट को डालते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मार्कर हमको पता है। जब हम देखते हैं, इधर देखिएगा, जब हम देखते हैं वो डीएनए के फ्रेगमेंट जो कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम मिलते हैं,
मान लीजिए हमें हमारे डिजायरेबल जीन का मोलिकुलर वेट पता है, कितना है 700 बेस पेयर, ठीक है। और बच्चों इसके सीक्वेंस में, इसकी सीध में, दोनों की सीध में मान लीजिए यहाँ पर जो जीन मिलेगा उसका भी मोलिकुलर वेट कितना होगा 700 बेस पेयर, ठीक है, ठीक है, 700 बेस पेयर। यहाँ पे जो मिलेंगे उनका 900 होगा, यहाँ पे 800 होगा, यहाँ पे 700 होगा, यहाँ पे 600 होगा। तो आप देख रहे हो हमें मोलिकुलर मार्कर जिसे हम मोलिकुलर मार्कर का यूज करते हैं हम डिजायरेबल जीन का, क्योंकि हमें इस जीन का मोलिकुलर वेट तो पता है, हमें क्या करना है डिजायरेबल जीन को एक्सट्रैक्ट करना है। जो भी जीन इस मोलिकुलर इधर देखो, जो भी जीन इस मोलिकुलर मार्कर की सीध में आती है, मतलब हमें पता चल जाता है कि ये तो हमारी डिजायरेबल जीन है, तो हम क्या कर लेंगे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हमारी डिजायरेबल जीन को, ठीक है। डिजायरेबल जीन को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एग्रोजेल से एक्सट्रैक्ट करना इल्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? इल्यूजन ऑफ डीएनए। क्या कहलाता है? अच्छा ये पूरा अच्छे से पढ़ा चुका हूं मैं, है ना, पिछली क्लास में। इल्यूजन ऑफ डीएनए, बातें समझ में आ रही है? इल्यूजन ऑफ डीएनए या इल्यूजन ऑफ जीन, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे वेक्टर के साथ, इस डिजायरेबल जीन को हम क्या करेंगे वेक्टर के साथ ट्रीट करेंगे। दिस इज योर वेक्टर, इसको हम क्या करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाएंगे और इस जीन को इस वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे। डिजायरेबल जीन को इसके साथ डिजायरेबल जीन को इस वेक्टर के साथ कट करके हम क्या बना लेंगे, हम बना लेंगे रिकॉम्बिनेंट। क्या बना लेंगे? रिकॉम्बिनेंट। बातें समझ में आ रही है? दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट। और इस रिकॉम्बिनेंट को हम डाल देंगे, इस रिकॉम्बिनेंट को हम कहाँ डाल देंगे, इस रिकॉम्बिनेंट को हम किसी एस्टेरिया कोलाई या होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ट्रांसफॉर्मेशन इन होस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन इन होस्ट किसका? रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल तो इस होस्ट का है, ये वाला तो है ना। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी है। ये क्या है आपकी, ये आपकी पूरी प्रोसेस है जो कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दी है। ये पूरी प्रोसेस है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की। अब देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यह रिकॉम्बिनेंट अपनी कई सारी कॉपियां बनाएगा, ठीक है। ये कई सारी अपनी कॉपियां बनाएगा और इनसे प्रोडक्ट बनेगा। इन प्रोडक्ट को हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? आगे पढ़ते हैं, चलिए। That genes are located on long molecule of DNA intertwined with proteins such as histone. The RNA can be removed by treatment with ribonuclease, RNase भी बोलते हैं जिसे, है ना, where protein can be removed by the treatment with protease. Other molecule can be removed by appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitated out after the addition of chilled ethanol. This can be seen as collection of fine thread in the suspension. हम इसे fine thread suspension प्राप्त करते हैं। Restriction enzyme digestion are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme at the optimal condition. For that, a specific enzyme, agrogel electrophoresis, is employed to check the progression of restriction enzyme digestion. DNA is a negatively charged molecule, hence it moves towards the positive electrode. ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर चलता है, जिसे हम एनोड कहते हैं। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो, ठीक है। द जॉइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्स सेवरल प्रोसेस आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज वेक्टर। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। With the specific restriction enzyme, the cutoff gene of interest from the source DNA and the cut vector with space are mixed and ligase is added. Ligase क्या करता है? ऐड करने में हेल्प करता है। फॉस्फेट एंड शुगर बॉन्ड को जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? फॉस्फेट और शुगर बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। दिस रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। दिस रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चलिए आगे, ठीक है। इधर देख लो, आपको बता दी सारी प्रोसेस। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमने क्या किया?
एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर के हमने क्या किया, अगर मान लीजिए बैक्टीरिया की सेल है तो लाइसोजाइम से ट्रीट किया, अगर एनिमल की सेल है तो भी लाइसोजाइम से ट्रीट करेंगे, अगर प्लांट की सेल है तो सेल्यूलोज से ट्रीट करेंगे, फंगल सेल है तो हम काइटिनेज से ट्रीट करेंगे। ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन में क्या होगा, डीएनए आरएनए प्रोटीन हमें इस बीकर में दिखाई देंगे। अब ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डीएनए से मतलब है, हमें सिर्फ डीएनए से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ डीएनए से मतलब है, डीएनए से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, अब इससे ही मतलब है, तो हम इसमें अब आरएनए और प्रोटीएज एग्जाम डालेंगे, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लियस डालेंगे। अब जैसे हम इसमें आरएनए राइबोन्यूक्लियस प्रोटीएज डालेंगे तो इससे डाइजेशन हो जाएगा, इससे डीएनए बचेगा। उसके बाद हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन में डीएनए के मॉलिक्यूल ऊपर रह जाएंगे, आरएनए प्रोटीन नीचे रह जाएंगे, फिर उसे चिल्ड एथेनॉल से ट्रीट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्ड एथेनॉल से ट्रीट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए आपका हो जाएगा, और इस डीएनए को हम निकाल के अलग कर लेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, स्पूलिंग, स्पूलिंग कहते हैं। बातें सारी बता चुका हूँ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस आइसोलेटेड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रेगमेंट बनाएंगे, ऐसे कई सारे फ्रेगमेंट बनाएंगे। फ्रेगमेंट बनाने के बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, जो कि आपको मैंने बता दी है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, जिससे क्या होगा, आप अपने डिजायरेबल जीन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरे अच्छे से बता चुका हूँ मैं। ठीक है, इसमें क्या आपने आपको इजीली यह दिखाई नहीं देता है, इस वजह से हम इसमें क्या करते हैं, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस स्टेन करते हैं, इसे किससे स्टेन करते हैं, एथेनियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं। क्वेश्चन आया है, लगाओ स्टार मार्क। फिर हम क्या करते हैं, इसे यूवी रेडिएशन के अंदर में देखते हैं तो हमें ऑरेंज कलर के बैंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, द सेपरेट बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जेल पीस, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। ओके, अब देखिएगा ये सारी वो प्रोसेस। ठीक है, आप क्या करोगे, डीएनए के सैंपल को क्या करोगे, यहाँ से डालोगे। ठीक है, आपने डाल दिया डीएनए के सैंपल को, और इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंट को हम बफर के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, बफर के अंदर रखते हैं। आप देखोगे लार्ज साइज के मॉलिक्यूल पीछे रह जाएंगे डीएनए के, और स्मॉलर साइज के फ्रेगमेंट आगे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे पोर्स बड़े होते हैं, इस वजह से ऊपर की साइड पोर्स बड़े होते हैं, उस वजह से डीएनए के बड़े बड़े फ्रेगमेंट निकल जाते हैं, और नीचे की साइड पोर्स छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, उस वजह से आपके प्रॉपर्ली डीएनए के बड़े मॉलिक्यूल नीचे की ओर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। हमें इस प्रकार के ऑरेंज कलर के बैंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है पूरा बेस पेयर का, देखिएगा 900, 800 बेस पेयर, 700 बेस पेयर, 600 बेस पेयर। मान लीजिए हमारे डिजायरेबल जीन का बेस कितने बेस पेयर की है, 700 बेस पेयर की, और इस सीक्वेंस में हमें जो बैंड प्राप्त होते हैं, ठीक है, 700 बेस पेयर के जो हमें 700 बेस पेयर के जो बैंड प्राप्त हो रहे हैं, ये हमारी डिजायरेबल जीन के बैंड हैं, तो हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन, यही सब बातें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आता है, इसलिए बार बार पढ़ा रहा हूँ यार, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, दो प्लेट के बीच में क्या करते हैं, बताओ फटाफट से, दो प्लेट के बीच में हम क्या करते हैं, दो प्लेट के बीच में एग्रो जेल भरते हैं, ऊपर से सैंपल को गिराते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट करना चालू कर देते हैं, बड़े बड़े फ्रेगमेंट ऊपर की साइड रहते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट नीचे की साइड आ जाते हैं। बड़े बड़े फ्रेगमेंट ऊपर की साइड इसलिए रहते हैं क्योंकि ऊपर की साइड पोर्स बड़े होते हैं, नीचे की साइड पोर्स छोटे होते हैं। इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए, इसलिए पॉजिटिव चार्ज लेने की पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की ओर मूवमेंट करता है। सारी बातें बार बार बता चुका हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के बैंड हमें देखने को मिलते हैं। देखिएगा, दिस इज वेल, दिस इज लार्ज बैंड, दिस इज लार्ज मॉलिक्यूल, दिस इज स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट। ये क्या है, डीएनए के बैंड से। ठीक है, आप देखो यहाँ पे डार्क दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे लाइट 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 और लाइट। ठीक है, ऑरेंज कलर के बैंड आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। अब देखिएगा, हम बार बार थोड़ी ना देखिएगा, हमें चाहिए इंटरेस्ट वाली जीन, डिजायरेबल जीन, तो क्या बार बार डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करोगे और बार बार डिजायरेबल जीन को अलग करोगे, नहीं ना। आपने क्या किया, एक बार डिजायरेबल जीन को अलग कर लिया, उसकी कई सारी कॉपी बना ली। एक बार हमने डिजायरेबल जीन को अलग कर लिया, उसके बाद उसकी कई सारी हमने कॉपियां बना ली। क्या बना ली, उसकी कई सारी कॉपियां बना ली। अब इधर देखो, पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। In this reaction, multiple copy of the gene of interest is synthesized in vitro। ठीक है, हम टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कराते हैं, कई सारी इसकी कॉपी बनाते हैं। ठीक है, एम्पलीफिकेशन की 3 प्रोसेस होती है, बताओ कौन कौन सी प्रोसेस, 3 प्रोसेस होती है, बताओ कौन कौन सी। फर्स्ट डीनेचुरेशन,
डीनेचुरेशन ऑफ स्ट्रैंड, सेकंड एनिलिंग, एनिलिंग एंड थर्ड इज एक्सटेंशन। पूछा जा सकता है 3 स्टेप क्या होते हैं एम्प्लीफिकेशन की। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, इसके अंदर 3 प्रोसेस होती है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं उन डबल स्ट्रैंड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को काटा जाता है, कट किया जाता है, ठीक है, जिससे 2 स्ट्रैंड बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप होती है एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है, हम प्राइमर को ऐड करते हैं, प्राइमर को 5 एंड टू 3 एंड ऐड करते हैं। प्राइमर क्या करते हैं, ये आपके प्राइमर रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, प्राइमर को ऐड कर देते हैं, फिर हम एक्सटेंड करते हैं, हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं। एक्सटेंशन मतलब फिर एक्सटेंड करते हैं इस पूरी स्ट्रैंड को। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है? इधर देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, आराम से देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, 6 बार देखो। इधर देखो, हमने क्या किया, हमने थर्मल साइक्लर लिया। थर्मल साइक्लर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते रहते हैं, ठीक है। डीनेचुरेशन एम्प्लीफिकेशन की फर्स्ट प्रोसेस है, डीनेचुरेशन एम्प्लीफिकेशन की फर्स्ट प्रोसेस है। इधर देखो, डीनेचुरेशन एम्प्लीफिकेशन की क्या है, फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है। अब देखो फर्स्ट प्रोसेस मतलब अब देखिएगा, डीनेचुरेशन की फर्स्ट प्रोसेस, इसके लिए 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड होती है। 92 डिग्री सेल्सियस की हमें टेम्परेचर की हमें नीड होती है, जिससे क्या होता है, आपके जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड है उसके बीच में ब्रेक डाउन किया जाता है। इधर देखो, ये तोड़ा गया है इन दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को, इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। सेकंड प्रोसेस होती है एनिलिंग, इसके लिए आपको 55 डिग्री टेम्परेचर की नीड होती है, ठीक है, 55 डिग्री टेम्परेचर की नीड होती है। इसमें प्राइमर जोड़ा जाता है 5 एंड टू 3 एंड, क्या जोड़ा जाता है, प्राइमर को ऐड किया जाता है, इसमें प्राइमर को ऐड किया जाता है, ठीक है। इधर देखो, प्राइमर को ऐड किया गया है 5 एंड टू 3 एंड। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं थर्ड प्रोसेस होती है एक्सटेंशन। इसमें क्या करते हैं, 72 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है और उसमें हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं स्ट्रैंड को, ठीक है। अब देखिएगा, डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड होते हैं, डीनेचुरेशन में इस हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन किया जाता है, ठीक है। और देखिएगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम क्या लेते हैं, डीएनए का सैंपल लेते हैं, फिर प्राइमर लेते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड लेते हैं, टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज एक होता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, एक होता है डीएनए पॉलीमरेज, एक होता है डीएनए टेक पॉलीमरेज, ठीक है। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से टेक पॉलीमरेज को अलग किया जाता है, क्यों, क्योंकि आप नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज लोगे तो वह तो हाई टेम्परेचर में खुद ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, टेक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से टेक पॉलीमरेज को लेते हैं, ताकि हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके, बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है। और इन सबको हम इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिक्स बफर में डाल देते हैं, ठीक है। 3 प्रोसेस आपको समझ में आई। हमें एम्प्लीफिकेशन करने की 3 प्रोसेस होती है, फर्स्ट डीनेचुरेशन, सेकंड एनिलिंग, थर्ड एक्सटेंशन। डायरेक्ट पूछता है, वो डायरेक्ट टेम्परेचर पूछता है, फर्स्ट के लिए कितने टेम्परेचर की नीड होती है, 92, सेकंड के लिए 55 एंड थर्ड प्रोसेस के लिए 72। डीनेचुरेशन के लिए हाई टेम्परेचर की नीड होती है, यानी कि 92 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एनिलिंग के लिए आपको 42 डिग्री टेम्परेचर की नीड होती है, एंड हम बात करते हैं, ठीक है, 55 डिग्री टेम्परेचर की नीड होती है। और एक्सटेंशन की बात करेंगे तो एक्सटेंशन में आपको 72 डिग्री टेम्परेचर की नीड होती है। एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, इधर सुनो। In this reaction, multiple copy of gene of interest is synthesized in vitro using two sets of primer। 2 sets of primer को हम यूज करते हैं, ठीक है। प्राइमर क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है जो कि आपके 5 एंड पे ऐड की जाती है, जिससे आपका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो सके। सेट्स ऑफ प्राइमर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं, ओलिगो मतलब 2 to 6 या 2 to 9 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं प्राइमर में, कितने, 2 to 9 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कंप्लीटली टू द रीजन ऑफ डीएनए, ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं ना, इधर मानो ये 5 to 3, ठीक है, ये 5 to 3, ठीक है। अब इधर देखो,
ये 5 to 3 डायरेक्शन में आपके क्या होते हैं, प्राइमर ऐड होते हैं, प्राइमर ऐड होते हैं, प्राइमर ऐड 5 days to 3 days डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री टू दी डीएनए सीक्वेंस। कितनी बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आ रही है। अब इधर देखो, एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और हम क्या यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड, द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion time, ठीक है। अगर ये हम प्रोसेस बार बार करते हैं, ठीक है, तो हम बिलियंस कॉपी बना सकते हैं। 1 billion copy are made. Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase, ठीक है। अगर हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज को यूज करेंगे तो 92 डिग्री टेम्परेचर में वो ब्रेक हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से हम थर्मस डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस व्हिच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर induced denaturation of the double strand DNA. The amplified fragment, if desired, can now be used to ligate with a vector for further cloning, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं क्या, the amplified fragment of desired can now be used to ligate with a vector। अब हम क्या कर सकते हैं, डिजायरेबल जीन को हम ऐड कर सकते हैं वेक्टर के साथ। ओके, बातें समझ में आई, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आई। सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है। हमें क्या करना है, हमारी डिजायरेबल जीन की मल्टीपल कॉपी बनानी है। हमें क्या करना है, हमारी डिजायरेबल जीन की मल्टीपल कॉपी बनानी है। मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए क्या करोगे, मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए 3 प्रोसेस करोगे, डीनेचुरेशन, एनिलिन एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में पहले आप डीएनए के डबल स्ट्रैंड हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उन्हें ब्रेक करोगे, 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे। अब इस स्ट्रैंड पे भी इस स्ट्रैंड पे भी आप प्राइमर को ऐड करोगे, इस स्ट्रैंड पे भी आप प्राइमर को ऐड करोगे। प्राइमर क्या करते हैं, आपके रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए फर्दर जुड़ जाते हैं, सबसे आगे प्राइमर ही जुड़ते हैं। अब डीएनए टेक पॉलीमरेज, जो कि हाई टेम्परेचर में भी वर्क कर सकते हैं, उसे हम उसकी हेल्प से पॉलीमराइजेशन ऑफ चेन स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, पॉलीमराइजेशन ऑफ चेन स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी ऐड करेंगे, हम इसमें लाइगेज ऐड करेंगे ताकि एक्सटेंशन हो। एक्सटेंशन मतलब बढ़ सके, ये दोनों एक्सटेंड बढ़ सके। बातें समझ में आ रही है, ये दोनों एक्सटेंड बढ़ सके। ध्यान रखना, प्राइमर हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन की ओर ऐड किया जाता है, 5 to 3 डायरेक्शन की ओर ऐड किया जाता है, ठीक है। प्राइमर के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इन स्ट्रैंड से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यही सब आपको बातें ध्यान में रखनी है, ओके। अब देखो, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ, इंसर्शनल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, ठीक है, इंसर्शनल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल्स। रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग, ठीक है। हमने क्या किया, ठीक है, यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, सुन लो, बता चुका हूँ पहले भी। हमने क्या किया, डिजायरेबल जीन को ले लिया, डिजायरेबल जीन को ऐड कर दिया वेक्टर के साथ। अब वेक्टर के साथ ऐड कर दिया, अब हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी कराना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए हम कॉम्पिटेंट करते हैं, होस्ट को इस लायक बनाते हैं, ठीक है, कॉम्पिटेंट करते हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब कि होस्ट की जो मेम्ब्रेन है वो सेल लिपिड की बनी होती है, और आपका डीएनए क्या है,
हाइड्रोफिलिक है तो डीएनए प्रॉपर इंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक है, डीएनए तो वाटर को लव करता है, जबकि लिपिड की मेम्ब्रेन वाटर को हेट करती है, तो डीएनए आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर नहीं कर पाता है। उस कंडीशन में हम डीएनए को, ठीक है, बाईवेलेंट आयन से ट्रीट करते हैं, कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं, ताकि वह आसानी से इंटर कर जाए। हम उसके लिए एक मेथड यूज करते हैं, इंक्यूबेशन मेथड। पहले उसे हीट देते हैं, फिर आइस देते हैं, फिर हीट देते हैं, आइस रख देते हैं, डीएनए को हीट देते हैं, आइस पे रख देते हैं, जिससे वह सम उठता है, उसके बीच में पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? हम होस्ट ऑर्गेनिज्म को, ध्यान से सुनिएगा बात, हम होस्ट ऑर्गेनिज्म को हीट शॉक मेथड, हीट पे रखते हैं, फिर आइस पे रखते हैं, हीट पे रखते हैं, आइस पे रखते हैं, हीट पे रखते हैं, आइस पे रखते हैं। इससे होस्ट की मेम्ब्रेन पे पोर्स बन जाते हैं, ताकि डीएनए आसानी से इंटर कर जाए। पॉलिस्टिक गन का, माइक्रो इंजेक्शन का, एनिमल सेल में हम माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं, किसका? माइक्रो इंजेक्शन का। और बॉलिस्टिक गन का या जीन गन का यूज करते हैं हम प्लांट सेल के लिए। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है। सेलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर ये बताते हैं कि रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं। ओके, अब जो बातें बताने वाला हूँ आराम से सुनिएगा, चैप्टर खत्म होने वाला है, मुश्किल से 15 मिनट और लेने वाला हूँ आपका, मुश्किल से 15 मिनट और लेने वाला हूँ, आराम से बैठ के सुनते रहो यार, ठीक है। सारी स्टोरी सुनाता हूँ, बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ, तो याद तो होनी चाहिए ना, कोई बात नहीं, नहीं भी होगी तो फिर पढ़ा दूंगा। बातें समझ में आ रही है? इधर देखो, इधर देखो, अब ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया रिकॉम्बिनेंट का। अब वह रिकॉम्बिनेंट होस्ट की बॉडी में जाके अपनी कई सारी मल्टीपल कॉपी बनाता है। अब मल्टीपल कॉपी बनाता है, मल्टीपल कॉपी आगे जाके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जीन क्या है? जीन से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन क्या है? प्रोडक्ट तो है। तो हमें क्या करना है? इस प्रोटीन को जो होस्ट की बॉडी बनी है उसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसे निकालना है। When you insert a piece of alien DNA या gene into a cloning vector and transfer it into a bacteria या host, जब आप इंसर्ट करते हो पीस ऑफ डीएनए को वेक्टर के साथ और उसे ट्रांसफर करते हो होस्ट के अंदर, प्लांट और एनिमल सेल, द एलियन डीएनए या जीन, एलियन डीएनए या जीन कैसे है? जीन, द जीन गेट्स मल्टीप्लाइड इन द मोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। The ultimate aim is to produce desirable protein. डिजायरेबल जीन डाली है तो डिजायरेबल प्रोटीन भी बनेगी, डिजायरेबल जीन से डिजायरेबल एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन से एंजाइम बनेंगे। ओके, hence there is a need for the recombinant DNA to be expressed. The foreign DNA, the foreign gene gets expressed when appropriate condition. Gets the expression of foreign genes in the host cell involve understanding many technical detail. जो जीन हमने क्या की है? ट्रांसफर क्रिएट, ठीक है, ट्रांसफर करी है होस्ट के अंदर, अब वह प्रोटीन बनाएगी। आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट के कई क्लोन बनने के बाद, एंड हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, और टारगेट प्रोटीन के बनने के बाद one has to be consider producing it on a large scale. अब हमें क्या करना है? हमें इसे लार्ज स्केल पे बनाना है। एक होस्ट के अंदर आपने मल्टीपल को भी बना ली, थोड़ी बहुत प्रोटीन बना ली, क्या हो जाएगा उससे? इसे हमें लार्ज स्केल पे बनाना होगा। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन के बारे में, व्हाई देयर इज ए नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? इस जीन से प्रोटीन बन रही है, थोड़ी बहुत बना लो, क्या जरूरत है इतनी स्केल पे बनाने की? क्यों? पॉपुलेशन ज्यादा है भाई साहब, ठीक है। वो बात हो गई, कमाने वाले 2 खाने वाले 10, समझ रहे हो ना? इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन हेटेरोलोगस होस्ट, या किसी होस्ट में जीन एक्सप्रेस होती है, प्रोटीन बनाती है, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। वह प्रोटीन जो होस्ट की बॉडी के अंदर बनती है उसे क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन ए स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल में बन सकते हैं। The culture may be used for extracting the desirable protein and then purifying it by using different separation technique. The cells can also be multiplied in a continuous culture system wherein the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other to maintain the cells in their physiological most. ठीक है? The cells can also be multiplied in a continuous culture. ठीक है, हम इन सेल्स को, इन जीन्स के प्रोटीन को बना सकते हैं, जिसके लिए हम एक कंटिन्यूअस कल्चर,
किस प्रकार के कल्चर को यूज कर सकते हैं? कंटिन्यूस कल्चर में। बायोरिएक्टर का नाम सुना है? हाँ सर सुना है। उसमें क्या होता है कि आप ऊपर से तो प्रोडक्ट डालते जाते हो, ठीक है, सॉरी ऊपर से आप क्या डालते जाते हो? रॉ मटेरियल। ऊपर से आप रॉ मटेरियल डालते जाते हो और नीचे से आप प्रोडक्ट को निकालते जाते हो, इसे कहते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। इसमें आपको जे शेप्ड कर्व प्राप्त होता है, ठीक है। आप कंटिन्यू रॉ मटेरियल डाल रहे हो और कंटिन्यू प्रोडक्ट बन रहा है, तो समय के साथ साथ आपको कैसा जे शेप्ड कर्व मिलेगा, कंटिन्यू प्रोडक्ट आपको मिलता रहेगा। Where the used medium is drained out it from the one side while fresh medium is added from the other to maintain the cell in their physiological most active log exponential phase. This type of culturing method produce a large biomass leading to higher yield of desired protein. ठीक है, जो ओपन बायोरिएक्टर या कंटिन्यूस बायोरिएक्टर में क्या होता है, हम बाहर से बायोरिएक्टर मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल पे प्रोटीन बनाने के लिए बायोरिएक्टर का यूज करते हैं, जिसके अंदर 100 से 1000 लीटर तक हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसका क्या होता है वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर तक हम बना सकते हैं प्रोडक्ट। ऊपर से रॉ मटेरियल डालो, नीचे से आप प्रोडक्ट निकालते जाओ, यह कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी। इसमें हमें जे शेप्ड कर्व प्राप्त होगा, इसमें हमें कंटिन्यू क्या होगा, इससे हमें कंटिन्यू क्या होगा, प्रोडक्ट मिलता रहेगा। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम से क्या ही मतलब नहीं है। टू प्रोड्यूस इन ए लार्ज क्वांटिटी द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर, हमने क्या किया है, बायोरिएक्टर का डेवलपमेंट किया है। वेयर लार्ज वॉल्यूम, जहां पे हम 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड was required, thus bioreactor can be thought of as a vessel. बायोरिएक्टर क्या होता है, एक वेसल्स होता है, बड़ा सा बर्तन होता है, in which raw material are biological converted into specific product, जहाँ पे रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इंडिविजुअल एंजाइम etc यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स, ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन, ठीक है। बायोरिएक्टर एक वेसल्स होता है जिसमें हम ऑप्टिमल कंडीशन, ऑप्टिमल पीएच प्रोवाइड करते हैं फॉर अचीविंग द डिजायरेबल प्रोडक्ट, ठीक है। एंजाइम को वर्क करने के लिए सर्टन पीएच, सर्टन टेम्परेचर की नीड होती है, तो बायोरिएक्टर क्या करता है, सर्टन पीएच और सर्टन टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ताकि आसानी से जीन से डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सोल्ट, विटामिन इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। The most commonly used bioreactor are of stirring type, which are shown in the figure, ठीक है। इधर सुनो, बायोरिएक्टर 2 टाइप से होते हैं, एक होता है स्टिरिंग टाइप, ठीक है, स्टर्ड टाइप, और एक होता है आपका स्पर्ज टाइप, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, बायोरिएक्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर। आपकी एनसीईआरटी में 2 टाइप्स के बायोरिएक्टर दिए गए हैं, एक टाइप के स्टर्ड टाइप के बायोरिएक्टर जो कि सिंपल काफी कॉमन टाइप के बायोरिएक्टर होते हैं, एक तरफ स्पर्ज टाइप के बायोरिएक्टर होते हैं, ठीक है, जिसमें शेकिंग होती है, बताऊंगा आगे। इधर सुनो, स्टर्ड टाइप के बायोरिएक्टर सिंपलेस्ट टाइप के होते हैं, सिंपलेस्ट टाइप के बायोरिएक्टर होते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखिएगा, इसमें एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, ठीक है। इसमें पीएच कंट्रोल को करने के लिए एसिड बेस का एक पाइप लगा होता है, जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, एसिड बेस की पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे फोम ब्रेकर, ठीक है, यह जब बायोरिएक्टर चलता है तो फोम भी बनते हैं, इस फोम को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे कहीं ब्लेड देखने को मिलती है, फिर यहाँ पे फ्लैट ब्लेडेड मिलती है। फ्लैट ब्लेडेड क्या होती है, मिक्सिंग में हेल्प करती है, ठीक है, इसे मिक्स ब्लेड भी कहते हैं। क्या करती है, मिक्स ब्लेड, यह रॉ मटेरियल को मिक्स करने का काम करती है, ठीक है। यहाँ पे आप कल्चर बोर्ड देख सकते हो जो कि कंटिन्यू रन करता रहता है, घूमता रहता है, जिससे आपका मिक्सिंग अच्छे से हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन मतलब ऐसी एयर जो कि आपके माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस फ्री रहती है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे स्टीम प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे मोटर लगी होती है जो कि आपके वाटर वगैरह का मेंटेन करके रखती है, वाटर कितना रखना है। मोटर फॉर वाटर, एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, यहाँ पे लगा होता है। फोम ब्रेकर जो कि झाग वगैरह नहीं बनने देते हैं। स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, यहाँ पे हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं, भाप देते हैं ताकि वायरस और बैक्टीरिया रहित वातावरण हमें इसके अंदर मिल सके, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेराइल एयर
जो कि आपके माइक्रोबियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री रहती है। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे हम बायो रिएक्टर में कंटिन्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इधर देखते हैं स्पर्ज टाइप। स्पर्ज टाइप बायो रिएक्टर में आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से सरफेस एरिया पाया जाता है। और पता है स्पर्ज टाइप का बायो रिएक्टर में थोड़ी सी शेकिंग भी होती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, बबल्स, इसकी वजह से बबल ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। ठीक है, यह थोड़ा सा शेक भी करता है। स्पर्ज टाइप का बायो रिएक्टर स्पर्ज करता है, जिससे क्या होता है, आपके जो बबल्स जो होते हैं ये ड्रामेटिकली आपकी इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। यह क्या करते हैं, ड्रामेटिकली क्या करते हैं, ऑक्सीजन के ट्रांसफर एरिया को बढ़ा देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। स्पर्ज टाइप में क्या होता है बच्चों, स्पर्ज टाइप में क्या होता है, यहाँ कंटिन्यू रोटेशनल मूवमेंट होती रहती है, इनमें कंटिन्यू रोटेशनल मूवमेंट होती रहती है, जिससे आपका रॉ मटेरियल की मिक्सिंग होती रहती है। और स्पर्ज टाइप का शेक भी करता है, जिससे यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर इंटर कर जाती है। और ये बबल्स क्या करते हैं, ड्रामेटिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ताकि आसानी से हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके। इतनी बातें समझ में आ रही है, ताकि आसानी से इस बायो रिएक्टर को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके। सीधी सी बात है, इससे क्वेश्चन इतना खास बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो। स्टर्ड टाइप, स्पर्ज टाइप। स्टर्ड टाइप बिल्कुल बेसिक लेवल का है। इसमें क्या होता है, अब हम देखते हैं पीएच कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, बेस कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टरलाइट एयर हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, यहाँ पे फ्लैट ब्लेड इम्पेलर होते हैं जो कि मिक्सिंग करते हैं, इम्पेलर कल्चर होते हैं। साथ ही यहाँ पे मोटर और फोम ब्रेकर भी लगे होते हैं, जो कि फोम क्या करते हैं, झाग को कंटिन्यू बनने नहीं देते हैं, और मोटर यहाँ मोटर की सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। इधर देखिएगा स्पर्ज टाइप में, स्पर्ज टाइप में क्या होता है, थोड़ी सी शेकिंग होती है, स्पर्ज होता है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कर जाए। और वाटर ड्रामेटिकली आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि आपके ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगी उतनी अच्छी तरीके से आपका प्रोडक्ट भी बनेगा। तो बस बच्चों, आपका यही था, यहीं तक हमने समझ लिया। बायो रिएक्टर का स्टर टाइप भी पढ़ लिया, स्पर्ज टाइप भी पढ़ लिया। ठीक है, कितनी बात आपको समझ में आई। यही बात है आपकी यहाँ पे भी लिखी है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। स्टर्ड टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल, क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, अंडरलाइन विद ए कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर। ये क्या करता है, मिक्सिंग करने में हेल्प करता है। द स्टर्ड फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायो रिएक्टर। Alternatively, air can be bubbles through the reactor. If you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system, and foam control. वही बातें लिखी हुई है यार, देखो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में ब्लेडर लगे हुए हैं, मिक्सिंग करते हैं, फोम ब्रेकर यहाँ पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, वही बातें यहाँ पे आपको बताई गई है। एंड oxygen delivery system and a foam breaker, a temperature control system, pH control system, temperature control system and pH control system। देखो ये रहा pH control system, base control system, okay, pH control system and sampling pots so that small volume of the culture can be withdrawal periodically। NCERT की लाइन अब देखिएगा, आफ्टर completion of the biosynthetic stage, the product has to be subjected through a series of process before it is ready for marketing as a finished. The process include separation and purification, which are collectively referred to as downstream process। ठीक है, जो प्रोडक्ट बन जाता है उसका सेपरेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना, उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका सेपरेशन करना और प्यूरिफिकेशन करना। क्या करना, सेपरेशन करना एंड प्यूरिफिकेशन करना डाउनस्ट्रीम प्रोसेस कहलाता है। प्रोडक्ट तो बन गया और उस प्रोडक्ट में से हमारे काम की चीजों को सेपरेट करना और उसका प्यूरिफिकेशन करना डाउनस्ट्रीम प्रोसेस कहलाता है, which are collectively referred as a downstream process. The product has to be formulated with the suitable perspective। ठीक है, प्रिजर्वेटिव मतलब जो इस प्रोडक्ट को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, संरक्षित रखते हैं। जैसे अचार में मिर्ची और तेल क्या होते हैं, उससे कंजर्वेटिव होते हैं। वैसे प्रोडक्ट को कंजर्वेटिव क्या होते हैं, हम इस प्रोडक्ट को कंजर्वेटिव या सुरक्षित के अंदर रखते हैं, कंजर्वेटिव करते हैं, इसका प्रिजर्वेशन करते हैं, हम इसे सुरक्षित रखते हैं।
Such formulation has to be undergo throughout clinical trial in the case of drugs. Strict quality control testing for each product is also required. The downstream processing and quality control testing vary from product to product. Okay. डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस से क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि किसके अंदर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए, यानी कि सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को पूरा पढ़ लिया है. एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ी है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ी है, साथ ही मैंने कॉन्सेप्ट को इजी वे में भी आपको समझाया है. इस चैप्टर से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और बस इसी तरीके से प्रेम बनाए रखिए. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.